अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बरकत अली चांडियो एक नई वीडियो के साथ रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बारे में कि क्या डिफरेंस है दोनों के दरमियान में। कुछ कैंडिडेट्स और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उन वो दोनों में फ़र्क मालूम नहीं कर सकते और कहते हैं कि दे हैव द नंबर ऑफ द मिसकंसेप्शंस between the respiratory system and the breathing because both are the डिफरेंट थिंग्स। तो आज हम दोनों में क्या क्या फ़र्क होता है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं स्लाइड की तरफ। Respiration it's a chemical reaction that happens in all living cells including plant cells and animal cells. It is the way that energy is released from glucose so that all the other chemical reactions or process needed for the life can happen. Do not confuse respiration with the breathing, which is properly called ventilation. So dear students, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों में डिफरेंस होता है कि ब्रीथिंग जो है वो एक अलग प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन जो है एक अलग प्रोसेस होता है। जैसे कि यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है और सेलों में अंदर होता है। जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी जानदार होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब तक एनर्जी तब तक रिलीज़ नहीं हो सकती जब तक ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन नहीं होता। और ये कहाँ होगा? ये सेलों में अंदर होगा। इसलिए हम इसको मोस्टली हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है और बर्निंग का प्रोसेस भी होता है हमारी बॉडी में। हमने देखा था कि यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, या यहाँ पे ग्लूकोज डायरेक्टली जो है लैक्टिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। वाइल इन दिस स्लाइड एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ये तब तक कीप इन माइंड, तब तक ये ऐसा नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तब तक पैदा नहीं हो सकते जब तक ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता। जब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इट विल रिलीज मोर एनर्जी देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम से कम एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज ऑफ द पार्शियली ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। वाइल इन द एरोबिक रेस्पिरेशन देयर विल बी द enormous energy will be released। अगर सिंपली हम ऐसे कह दें कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है उसके 36 एटीपीज बनते हैं तो इट्स ट्रू। तो ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी करते हैं ये उनके लिए है। तो द रिएक्शन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज नीडेड फॉर इट टू वर्क। हमें पता है कि 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है हमारे माहौल में, इसलिए हमें पता है क्योंकि कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस प्लांट्स भी करते हैं, एल्गाई भी मौजूद होती है, वो भी करती है। तो इट्स अ कांस्टेंट रेशियो 21% ऑफ द ऑक्सीजन इट हैज़ बिन एलिमिनेटिंग फ्रॉम द स्टोमेटा एंड द एल्गाई। तो ये कांस्टेंटली होती है हमारे माहौल में 21%। तो हम वहीं से ऑक्सीजन लेकर ग्लूकोज के साथ हमारी बॉडी में जो मैकेनिज्म चलता है, ग्लूकोज रिएक्ट करता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। हेयर इज द वर्ड इक्वेशन फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। हमारे पास इक्वेशन दो किस्म की होती है, एक होती है वर्डिंग में इक्वेशन, दूसरी होती है सिंबलाइज। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड में लिखें या सिंबलाइज करें, बोथ आर द करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस स्लाइड में लिखा हुआ है ब्रीथिंग, और हमें सबको पता है कि ब्रीथिंग किसको हम कहते हैं। ब्रीथिंग मीन्स वेंटिलेशन। जब हमारी बॉडी से इनहेलिंग और एक्सेलिंग जो होती है, हवा का आना जाना जो हमारी बॉडी में होता है, उसको हम कहेंगे ब्रीथिंग। व्हेन यू इनहेल एयर एंटर द ट्रेकिया थ्रू योर नॉस्ट्रल्स। हमारी नाक की जो दो होल्स होते हैं नाक के नॉस्ट्रल्स, उनमें से होती हुई सीधी ट्रेकिया से होती हुई हमारी बॉडी में वो दाखिल होगी। तो द ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, वन ऑफ ईच लंग। हर एक जो ट्रेकिया होगी वो ब्रोंकाई की सूरत में डिवाइड होकर हमारे लंग्स में, हर एक लंग्स में राइट और लेफ्ट में चली जाएगी। द ब्रोंकाई देन डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद जो ब्रोंकाई होगी वो रीडिवाइडेड हो जाएगी स्मॉलर फॉर्म में,
और उसको हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। और हर एक जो है ब्रोंक्यूल जो है वो फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी और उसका आखिरी जो एंड होगा और वहाँ पे एक एयर सेक होगी जिसको हम एल्वेलाई बोलते हैं। और एल्वेलाई इट्स अ साइट वेयर गैस विल बी एक्सचेंज। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं वो वहाँ जाकर क्या होगा, वहाँ जाकर वो वहाँ जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में जो तबादला होता है, एक्सचेंजिंग होती है, वो वहाँ जाकर कैपिलरीज के साथ रैप होती हैं और वहाँ जो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कैपिलरीज की वहाँ सीधी चली जाती हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इट विल बी इंटर्ड इनटू द alveoli और finally it will be leading to the exhale out from the body। आते हैं हम इस डायग्राम पे, तो देखें दिस इज़ द ब्रीथिंग प्रोसेस। ब्रीथिंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स जो हमारी नाक की जो जो नॉस्ट्रल्स होती हैं, हमारे नाक के जो सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, वहाँ से हम इनहेल करते हैं और हम माउथ से भी इनहेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वहाँ पे रिसेप्टर नहीं होता, तो हमें किसी स्मेल का या हमें किसी जो है वो खुशबू फ्रेगरेंस का भी पता नहीं चलता। और दूसरी बात यह कि व्हेन वी इनहेल द एयर, तो वो एयर जो है, लेट वी गेट द एग्जांपल फ्रॉम सराउंडिंग, के आजकल देखें कितना सर्द मौसम है, तो ऐसे जो ठंडी एयर होती है वो हमारे ब्रेन पे जाकर अटैक करेगी, तो इट विल बी वार्म। हमारे जो नेज़ल कैविटी है उसमें वो वार्म होगी ताकि हमारे ब्रेन की जो नसें होती हैं उनको फ्रीज़ ना करे, उनमें कंट्रैक्शन पैदा ना हो, जिसकी वजह से हमारे ब्लड की जो सप्लाई है वो कम ना हो। क्योंकि यू नो कि हमारी बॉडी में इस वक्त जो है कंट्रैक्शन है, क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोसेस, वेजो कंट्रैक्शन, वेजो डायलेशन। तो यहाँ होम्योस्टेसिस में ये दोनों चीज़ें हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, लेकिन सिंपली वी कैन से दैट कि हमारी बॉडी में इस वक्त हमारे हाथ पाँव ये ठंडे होते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड सप्लाई जो है वो कम होती है, क्योंकि वेसो कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो कम होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ब्लड लेकर जाता है। शंट वेसल्स होती हैं वो हमारी स्किन पे लेकर जाती हैं, तो वो कंट्रैक्ट होंगी तो हमारी ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें ठंड लगती है और शिवरिंग भी होती है बाज़ औक़ात। तो यहाँ से एयर जैसे ही दाखिल होती है तो वो सीधा ट्रेकिया से क्रॉस करेगी। ट्रेकिया से ऊपर जो है लैरिंग्स होगा, फेरिंग्स होगा। फेरिंग्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, फेरिंग्स जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ कार्टिलेजिनस की एक ट्यूब होती है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया सीधी, जिसका दूसरा नाम है विंड पाइप, वो सीधा नीचे आती है। तो हमारे दो लंग्स होते हैं, लंग्स में अपनी अपनी जगह पे वो डिवाइड हो जाती है, जिस डिवीजन को हम ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकस बोलते हैं या ब्रोंकाई बोलते हैं। और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ द फाइन ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर विच इज सेड टू बी द ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स जो है वो ब्रांचेस होती हैं लंग्स में, और ईच मार्जिन पे इट विल बी फाउंड ओवर देयर। और यहाँ पे हर एक जो इनका जो छेड़ा होता है, एंड पॉइंट होता है, वहाँ पे एयर सेक होती है जिसको हम एल्वेलाई बोलते हैं। एल्वेलाई के बाद आखिर में जो है वो कैपिलरीज होती हैं। तो दिस इज़ द सिंपली वी कैन से दैट के एक बाउंड्री लाइन होती है, बाउंड्री लाइन होती है जिसमें वो एक्शन मींस मीडिया, जिसको हम मीडिया बोल सकते हैं। तो मीडिया इज़ रिक्वायर्ड ओवर देयर फॉर द एक्सचेंजिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे नीचे जो है वो डायफ्रेगम है। डायफ्रेगम इट इज़ मेड अप ऑफ द मसल्स। वैन डायफ्रेगम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, यहाँ देखें इंटरकोस्टल मसल्स मौजूद हैं रिब्स के दरमियान में, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऑक्सीजन लेने पे हमें ब्रीथ करने में मजबूर किया जाता है। तो जब हम एक्सेल करेंगे तो हमारे रिब्स जो हैं तो वो नीचे की तरफ आती हैं। जब हम इनहेल करेंगे तो वो रिब्स हमारे जो है वो जब बैलून टाइप होते हैं तो यहाँ एयर भरती है तो वो क्या अपवर्ड मूव करती हैं। अपवर्ड और इनवर्ड ये होता रहेगा। चलते हैं अगले। Dear candidates, in this slide we have to differentiate between the inhaled and exhaled air। तो जब हम इनहेल करते हैं एयर, वो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है और वो ज़्यादा कूल होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मिकदार जो होती है वो कम होती है। और एक्सेल्ड जो एयर होती है उसमें देयर इज लेस ऑक्सीजन and carbon dioxide will be the more concentration of the carbon dioxide will be found over there, and hot air, exhaled air will be the hot because of the chemical reaction. So this is the table, and there is a ratio of the percentage of the oxygen, carbon dioxide, nitrogen. So inhaled air में 21% ऑक्सीजन होता है और exhaled air में 16% होता है
carbon dioxide, it will be the 0.04% in inhaled air, because it's also constant, because 21% of the oxygen and 0.04% of the carbon dioxide and 79% of the nitrogen, तो ये तीनों क्या होते हैं, ये माहौल में कांस्टेंट होती हैं। और यहाँ हमारी बॉडी में जो है वो क्या होता है, वो भी कांस्टेंट होती है हमारी बॉडी में। यहाँ पे देखें, व्हेन वी इनहेल द ऑक्सीजन इट विल बी द 21%, लेकिन हमारी बॉडी में 5% ये यूज़ होती है। उसके बाद जो हम एक्सेल करते हैं एयर, उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी तादाद जो होगी वो होगी 16%, फाइन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में दाखिल होती है वो 0.04% होती है, और हमारी बॉडी से जो बाहर निकलती है वो 4% बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो हमने पिछली स्लाइड्स में हमने ये पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन अकर्ड इन द सेल्स, और देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज लाइक एंड प्रोडक्ट। तो एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कांस्टेंट कितनी होती है और उनकी क्वांटिटी कितनी होती है, 4% होती है। और देयर इज़ नो यूज़ ऑफ द नाइट्रोजन, जितनी हम इनहेल करते हैं नाइट्रोजन उतनी हम एक्सेल करते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो यूज़ आर द नाइट्रोजन साइकिल इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो ये प्लांट्स में होता है, बैक्टीरिया करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ये यूज़ नहीं होता। तो व्हाट अबाउट द वाटर वेपर्स, तो इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द सीज़न। जैसे कि हम विंटर की बात करते हैं तो वहाँ जो वाटर होता है वो अलग उनकी क्वांटिटी होती है। जब हम समर की बात करते हैं तो उसमें अलग होती है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वेरिएबल होगा, सीजनल होगा, और ये सैचुरेटेड होगा किसके साथ, इन गैसेस के साथ। और व्हाट अबाउट द टेम्परेचर, टेम्परेचर विल आल्सो बी वेरिएबल बिकॉज इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द सीज़न। तो हमें पता है सर्दियों में कम टेम्परेचर पड़ता है, गर्मी में ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है, तो ये रोटेट करता रहेगा। और व्हाट अबाउट द एक्सेल टेम्परेचर, देयर विल बी द फिक्स 34 सेल्सियस जो टेम्परेचर होगा वो हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और देखते रहिए कॉन्सेप्ट बायोलॉजी विद बरकत चांडियो एंड शबाना नवाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कि किसी और वीडियो के साथ इंशाल्लाह।